दमोह से बड़ी खबर आपको दिखाते हैं, जहां गंगा जमुना हायर सेकेंडरी स्कूल की मान्यता रद्द। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां गंगा जमुना हायर सेकेंडरी स्कूल की मान्यता रद्द कर दी गई है। हिजाब विवाद मामले के बाद कार्रवाई की गई है। राज्य बाल आयोग की टीम ने निरीक्षण किया। स्कूल में पाई गई आपत्तिजनक सामग्री 2017 के नियम 11(1) के तहत कार्रवाई की गई है। नियमानुसार निर्देशों का पालन नहीं किए जाने पर यह कार्रवाई हुई है। लोक शिक्षण सागर संभाग के संयुक्त संचालक ने कार्रवाई की है। तो उस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां आपको बता दें हिजाब पहने हुए पोस्टर का ये मामला जो है सामने आया था, जहां पे जो पोस्टर लगाए गए थे बच्चों के, स्टूडेंट्स के, उसमें कई लड़कियां जो है वो हिजाब पहने हुए नजर आई थी, जिसके बाद हिंदू संगठनों ने इस पर अपना विवाद छेड़ा था और कई तरीके के निरीक्षण जो है इस पूरे मामले पर किए जा रहे थे। और एक बड़ा अपडेट निकलकर इस पूरे मामले पर सामने आ रहा है। बड़ी कार्रवाई जो है वो की गई है। और बता दें आपको कि स्कूल में आपत्तिजनक सामग्री भी पाई गई है, जिसके तहत 2017 के नियम के तहत जो है ये पूरी कार्रवाई की गई है। हिजाब विवाद मामला है ये पूरा, जो आपको दिखा रहे हैं। पोस्टर लगाया गया था स्कूल में, जिसको लेकर के कई लड़कियां जो उसमें थी वो हिंदू लड़कियां हिजाब पहने हुए नजर आ रही थी। और आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर हिंदू संगठनों ने पूरी तरीके से अपनी आपत्ति जताई थी और ये मामला धीरे धीरे तूल पकड़ता गया, जिसके बाद स्कूल के प्रबंधक, बड़े अधिकारियों से बातचीत की गई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि इस पूरे मामले पर आगे जांच पड़ताल भी की जा रही है और आखिरकार जांच पड़ताल की गई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विजय श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए। विजय, आखिरकार इस पूरे मामले पर एक बड़ी कार्रवाई की गई है, किस तरीके से कार्रवाई की गई, आपत्तिजनक सामग्रियां भी बरामद की गई बताया जा रहा है, क्या कुछ जानकारी है इस पर? जी, मैं आपको बता दूं कि गंगा जमुना हायर सेकेंडरी स्कूल का ये पूरा मामला है, जिसमें छात्राओं के हिजाब लगाए हुए फोटो का एक पोस्टर लगाया गया था। उसके बाद मामला तूल पकड़ा। आज राज्य बाल संरक्षण आयोग की टीम यहाँ पर पहुंची थी, उसने जांच भी की थी और यहाँ पर कई आपत्तिजनक चीजें भी प्राप्त हुई हैं, जिनमें अरबी एवं उर्दू की किताबें भी जब्त हुई हैं। साथ ही 2 बालिकाओं के बयान भी दर्ज हुए हैं, जिन्होंने बताया है कि यहाँ पर हिजाब लगा कर आना पड़ता था। जो गेट पर वहां पर एक व्यक्ति बैठता था, उसका कहना रहता कि हिजाब लगाओ। तो ये मामला सिद्ध हुआ कि वो स्कार्फ नहीं हिजाब था। और उसके बाद जो आज कार्रवाई हुई है, लोक शिक्षण संस्थान सागर संभाग के संयुक्त संचालक ने कार्रवाई की है। साथ ही स्कूल की मान्यता रद्द कर दी गई है और आज पीआरओ से प्रेस नोट भी जारी हुआ है, जिसमें बताया गया है कि इस स्कूल की, गंगा जमुना स्कूल की मान्यता रद्द कर दी गई है। जी बिल्कुल विजय, जाहिर सी बात है कि पहले भी स्कूल प्रबंधकों से जब बातचीत की गई थी तो उन्होंने माफी भी मांगी थी और साफ तौर पर कहा था कि जांच पड़ताल इस पूरे मामले पर की जाएगी। लेकिन एक बड़ी कार्रवाई इस पूरे मामले पर सामने आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि स्कूल की मान्यता जो है वो पूरी तरीके से रद्द कर दी गई है। और इसी बीच भोपाल से बड़ी खबर आपको दिखाते हैं, जहां विश्वविद्यालय संघर्ष समिति ने वापस ली हड़ताल। एसीएस आयुक्त तो उच्च शिक्षा विभाग के साथ बैठक। संयुक्त संघर्ष समिति के पदाधिकारियों का फैसला, विद्यार्थी हित में समिति ने वापस ली है हड़ताल। छात्र हित में समिति का सकारात्मक फैसला, मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा। तो उस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं और एक बार फिर बता दें, भोपाल से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां विश्वविद्यालय संघर्ष समिति ने हड़ताल वापस ले ली है। एसीएस आयुक्त तो उच्च शिक्षा विभाग के साथ बैठक हुई है। संयुक्त संघर्ष समिति के पदाधिकारियों का बड़ा फैसला सामने आया, जहां उन्होंने कहा कि विद्यार्थी हित में समिति ने हड़ताल वापस ली है और मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी कहा कि छात्र हित में समिति का ये सकारात्मक फैसला है। तो भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। इस पूरे फैसले पर मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी अपना बयान दिया है और कहा कि छात्र हित में समिति का ये सकारात्मक फैसला है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, भोपाल से विश्वविद्यालय संघर्ष समिति की हड़ताल से जुड़ी एक बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है, जहां एसीएस आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग के साथ बैठक हुई है हड़ताल को लेकर और संयुक्त संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने एक बड़ा फैसला इसे लेकर के किया है। विद्यार्थी हित में समिति ने हड़ताल वापस ले ली है और मोहन यादव, मंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बयान भी सामने है। उन्होंने कहा कि छात्र हित में समिति का यह सकारात्मक फैसला है। माननीय अपर मुख्य सचिव ने बहुत सकारात्मक चर्चा की, लंबी चर्चा हुई 1-1.5 घंटे तक सारे बिंदुओं पर, और उन्होंने बहुत पॉजिटिव सोचते हुए 7वें वेतनमान से प्रदेश के विश्वविद्यालयों के समस्त अधिकारी, शिक्षक, कर्मचारियों को पेंशन देने के लिए आश्वस्त किया है। उन्होंने ये कहा है कि 3 महीने के अंदर मध्य प्रदेश शासन कैबिनेट से निर्णय कराकर और विश्वविद्यालय से पैसे लेकर आपको 7th पे कमीशन से पेंशन दी जाएगी। आज जो हमारा आंदोलन चल रहा था
चरणबद्ध तरीके से उस आंदोलन को हमने स्थगित किया है, क्योंकि एसीएस साहब के साथ हमारी जो चर्चा हुई, चर्चा अनुसार हमारे जो मिनट्स अप्रूव किए हैं और उसमें हमारी मांगों को मान लिया गया है और सहमति से हम आज आंदोलन स्थगित कर रहे हैं। और इसी बीच कटनी से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां 10 वर्षीय मासूम की डूबने से मौत हुई है। वाटर पार्क में नहाने के दौरान हादसा हुआ है। पुलिस ने शव को कटनी जिला अस्पताल भेजा। डॉक्टरों ने परीक्षण के बाद मृत घोषित कर दिया। एनकेजे थाना अंतर्गत वाटर पार्क की पूरी घटना बताई जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। आपको एक बार फिर बता दें, कटनी से इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां डॉक्टरों ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया। 10 वर्षीय मासूम की डूबने से मौत हुई है। वाटर पार्क में नहाने के दौरान ये बड़ा हादसा हुआ है और पुलिस ने शव को कटनी जिला अस्पताल भेजा था, जिसके बाद वहां पर डॉक्टरों ने परीक्षण के बाद बच्ची को मृत घोषित कर दिया। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, 10 वर्षीय बच्ची जो है वो बताई जा रही है, जिसकी डूबने से मौत हो गई है। वाटर पार्क में नहाने के दौरान यह हादसा हुआ है, जिसके बाद पुलिस ने शव को कटनी जिला अस्पताल भेजा और वहां पर डॉक्टरों ने परीक्षण के बाद मृत घोषित कर दिया। इसी बीच जबलपुर से बड़ी खबर दिखा देते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया ट्वीट। प्रधानमंत्री ने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से लिखा, बहुत ही सराहनीय प्रयास, जल संरक्षण के लिए जन भागीदारी की भावना प्रेरित करने वाली है। जबलपुर सांसद राकेश सिंह की तारीफ की। राकेश सिंह करवा रहे हैं प्राचीन बावड़ियों की सफाई। सांसद ने 2 प्राचीन बावड़ियों की करवाई है सफाई। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी इस नई पहल की सराहना की है ट्वीट के माध्यम से। 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पहली तस्वीर है जहां बावड़ियों को लगातार साफ करवाने का काम किया जा रहा है। दूसरी तस्वीर में इस काम की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री मोदी नजर आ रहे हैं। उन्होंने ट्वीट किया है और तारीफ की है। तो बता दें कि सांसद ने 2 प्राचीन बावड़ियों की सफाई करवाई है, जिसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी खुशी जाहिर की और उन्होंने ट्वीट के माध्यम से लिखा है कि बहुत ही सराहनीय प्रयास है जो सांसद के द्वारा किया जा रहा है। तो 2 तस्वीरें लगातार स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। पहली तस्वीर बावड़ियों की सफाई की है, जिसमें लगातार सांसद जुटे हुए हैं और एक नई पहल उन्होंने यहाँ पर की है, जिसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अब सराहा है। तो बता दें कि उन्होंने ट्वीट में सबसे पहले लिखा कि बहुत ही सराहनीय कार्य है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। और इसी बीच रायपुर से बड़ी खबर, जहां फर्जी पत्रकार गिरफ्तार। पंडरी थाना पुलिस की कार्रवाई। प्रार्थी से वसूले थे 2 लाख रुपए, प्रार्थी से मांगे थे 20 लाख रुपए। आरोपी के कब्जे से 6,50,000 बरामद हुए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं रायपुर से, जहां एक बार फिर बता दें कि आरोपी के कब्जे से 6,50,000 बरामद किए गए और 20 लाख रुपए प्रार्थी से उसने मांगे थे। आरोपी के कब्जे से फिलहाल 6,50,000 बरामद किए गए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, फर्जी पत्रकार गिरफ्तार हुआ है। और बता दें आपको, पंडरी थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई है जो सामने आई है, जहां एक बार फिर आपको बता दें कि प्रार्थी से 2 लाख रुपए वसूले थे। रायपुर से बड़ी खबर दिखा रहे हैं और 20 लाख रुपए प्रार्थी से मांगे थे। ये खबर निकलकर सामने आ रही है। वहीं आरोपी के कब्जे से 6,50,000 रुपए बरामद किए गए। इधर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि इस्लाम की पूजा सिर्फ भारत में सुरक्षित तरीके से चलती है। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में इस्लाम का आक्रमण हुआ, यह स्पेन से मंगोलिया तक छाया रहा। धीरे धीरे वहां के लोग जागे, उन्होंने आक्रमणकारियों को हराया तो अपने कार्यक्षेत्र में इस्लाम सिकुड़ गया। विदेशी वहां से चले गए, लेकिन इस्लाम की पूजा कहाँ सुरक्षित चलती है, इस देश में ही सुरक्षित चलती है। भागवत ने आगे कहा कि भारत की एकता और अखंडता के लिए हर किसी को प्रयास करना चाहिए। मोहन भागवत ने नागपुर में संघ शिक्षा वर्ग कार्यक्रम के दौरान अपनी बेबाक राय जाहिर की। भोपाल में आयोजित गौरव दिवस के कार्यक्रम में गीतकार मनोज मुंतशिर ने भोपाल का नाम बदलकर भोजराज करने की वकालत कर दी, जहां इसे लेकर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस नेताओं ने मुंतशिर पर जुबानी हमले शुरू कर दिए, तो वहीं बीजेपी नाम बदलने को लेकर जन भावनाओं की दुहाई दे रही है। देखिए इस रिपोर्ट में। वो राजा भोज जो प्रजापालक थे, वो राजा भोज जो परम शिव भक्त थे, आज मध्य प्रदेश पर शिव का राज है। भोपाल का नाम बदलकर भोजपाल अब नहीं होगा तो कब होगा? गीतकार मनोज मुंतशिर ने भोपाल में गौरव दिवस के मंच से दिए गए इसी बयान के बाद बवाल मच गया।
जिसको लेकर कांग्रेस ने मुंतशिर पर निशाना साधते हुए उन्हें भोपाल की गंगा जमुनी तहजीब के बारे में बताया और मुंतशिर को चाटुकार बताते हुए उन्हें भोपाल का इतिहास जानने की सलाह दी। मनोज मुंतशिर न भोपाल में पैदा हुए हैं, न मनोज मुंतशिर भोपाल में रहे हैं। मनोज मुंतशिर जहाँ रहते हैं वहाँ के इतिहास की बात करें। यहाँ सिर्फ और सिर्फ चाटुकारिता में बयान दे रहे हैं। मनोज मुंतशिर तो मशहूर ही इस बात करेंगे, जब कांग्रेस की सरकार थी चाटुकारिता करते थे, कांग्रेस के नेताओं के आसपास घूमते थे। तो वहीं मुंतशिर ने नई संसद भवन के उद्घाटन में विपक्षी पार्टियों के ना पहुंचने पर भी तंज कसा और उन्हें आसुरी शक्ति तक बता डाला, जिसके बाद कांग्रेस और उसके युवा संगठन ने निशाना साधते हुए संसद भवन उद्घाटन मामले पर भी मुंतशिर की खिंचाई कर दी। मनोज मुंतशिर ने एक विवादित बयान दिया है जिसमें उसका कहना है कि लोकसभा जो नई बनी है, जो संसद भवन बना है, उसमें वास्तु जो मोदी जी ने तैयार करा है उसके चलते असुर पहले ही बाहर हो गए। मैं उनसे कहना चाहूंगा, आप जैसे दरबारियों की यही पहचान है कि अपने आकाओं को खुश करने के लिए किसी भी हद तक आप लोग गिर सकते हैं। कांग्रेस के हमलावर होने के बाद सत्ताधारी दल बीजेपी इसे अब जन भावनाओं से जुड़ा हुआ बयान बता रही है। बीजेपी नेता व विधायक रामेश्वर शर्मा की माने तो भोपाल का नाम भोजपाल होना जन भावनाओं पर निर्भर है। मुझे लगता है कि सब चीजों के लिए जन भावनाओं की जरूरत है। जन भावनाएं जब आंदोलित होती है, जन भावनाएं जब सड़कों पर आती है, जन भावनाएं जब जनता निर्णय करती है, तो सब निर्णय करती है। बहरहाल भोपाल के नवाबी रियासत से भारत में विलय को लेकर गौरव दिवस का आयोजन किया गया था, क्योंकि 1 जून 1949 को भोपाल रियासत का विलय भारत गणतंत्र में हुआ था, जिसकी याद में प्रदेश की शिवराज सरकार ने गौरव दिवस का आयोजन किया, जिसमें गीतकार मनोज मुंतशिर को बुलाया गया था, जहां उनके बयान ने विवाद पैदा कर दिया। दिनेश शुक्ल, INS 24/7 भोपाल। छत्तीसगढ़ में केंद्र सरकार से मिलने वाले फंड को लेकर नया बखेड़ा शुरू हो गया है। बीजेपी का कहना है कि भ्रष्टाचार को लेकर राजीव गांधी ने जो बात कही थी उसे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार सच साबित करने में जुटी हुई है। वहीं कांग्रेस बीजेपी के आरोपों पर हमलावर नजर आ रही है। देखिए इस रिपोर्ट में। केंद्र सरकार से मिलने वाली राशि में भ्रष्टाचार को लेकर एक बार फिर सियासत देखी जा रही है। इस कड़ी में पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा है। अग्रवाल ने कहा कि राजीव गांधी भी मानते थे कि कांग्रेस सरकार जब 100 पैसे भेजती है तो 85 पैसे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते थे। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार राजीव गांधी की बात को सच साबित करने में लगी है। मोदी जी 100 रुपए भेजते हैं तो 15 रुपए का काम होता है, बाकी 85% कांग्रेसियों की जेब में जाता है। 2009 से लेकर 2014 तक एवरेज 6,224 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष राज्य सरकार को सहयोग के रूप में, ग्रांट के रूप में या शेयर के रूप में मिलता था। अभी वर्तमान में जो मिल रहा है, पिछले 3 सालों तक तो वो 21,372 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष मिला है, जो लगभग पिछले की तुलना में 3.5 गुना है। और उसके बाद भी छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार का हमेशा रोना गाना, हमेशा हर चीज के ऊपर में आपत्ति करना, केंद्र सरकार के ऊपर में आरोप लगाना, इतने पैसे मिलने के बाद भी राज्य में डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा है। इधर पूर्व मंत्री के आरोपों पर मंत्री शिव डहरिया ने कहा कि बृजमोहन अपनी सरकार की बात कर रहे हैं। 15 साल तक बीजेपी सरकार ने भ्रष्टाचार किया। 2023-24 में पीएम मोदी बृजमोहन छत्तीसगढ़ के काम को देखेंगे। 2023 में बीजेपी की स्थिति 2018 जैसी रहेगी। भारतीय जनता पार्टी के अपने 15 साल के कार्यकाल की बात आदरणीय बृजमोहन अग्रवाल जी कर रहे हैं। निश्चित रूप से आप लोगों ने देखा होगा 15 साल में छत्तीसगढ़ की क्या स्थिति बना के रख दी है, और इसका निर्णय तो जनता करती है। कौन कैसा काम कर रहा है वो निर्णय करने का काम बृजमोहन अग्रवाल का नहीं है, वो काम हमारी छत्तीसगढ़ की जनता का है। और उन्होंने 2018 के चुनाव में उनको बताया है, और 2023 और 2024 के चुनाव में बृजमोहन अग्रवाल आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को कैसा काम छत्तीसगढ़ में हो रहा है वो बताएंगे। केंद्र सरकार से मिलने वाली राशि में भ्रष्टाचार के आरोप लगना कोई नई बात नहीं है। इसके पहले भी केंद्रीय फंड पर पक्ष विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप लगते रहे हैं, लेकिन अब चुनाव पास में है तो इस तरह की बयानबाजी बार बार देखने सुनने को मिलेगी।
रायपुर से INS 24/7 के लिए स्वप्निल गौरखेड़े की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने 2 जून से संभागीय कार्यकर्ता सम्मेलनों की शुरुआत कर दी है। पहला सम्मेलन बस्तर में आयोजित किया गया और इसी तरह 15 जून तक सभी संभागों में कार्यकर्ता सम्मेलन करने का लक्ष्य रखा गया है। आइए जानते हैं इस कार्यक्रमों के माध्यम से कांग्रेस क्या संदेश देना चाहती है इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में चुनावी साल में कांग्रेस ने अपने सांगठनिक कार्यक्रमों का आगाज कर दिया है। बस्तर से कांग्रेस के संभागीय कार्यकर्ता सम्मेलन की शुरुआत हुई। अब 7 जून को बिलासपुर में भी संभागीय कार्यकर्ता सम्मेलन होने जा रहा है। इतना ही नहीं, 15 जून तक बाकी 3 संभागों में भी कार्यकर्ता सम्मेलन पूरे करने की कोशिश है। दरअसल कांग्रेस इन सम्मेलनों के माध्यम से कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने की कोशिश तो कर रही है, सरकार और संगठन के बीच बेहतर तालमेल की भी कोशिश है। यही वजह है कि विधानसभाओं में संकल्प शिविर प्रारंभ करने से पहले संभागों में वरिष्ठ नेताओं और पदाधिकारियों की मौजूदगी में संभागीय सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। इन सम्मेलनों के महत्व को इसी से समझा जा सकता है। इनमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा भी शामिल हो रही हैं। माना जा रहा है कि इन सम्मेलनों के माध्यम से पदाधिकारियों को जहां टास्क दिए जा रहे हैं, वहीं विधायकों के परफॉर्मेंस की भी संगठन ठा लेने की कोशिश में है। बस्तर में कांग्रेस के सम्मेलन पर भाजपा जहां तंज कस रही है, वहीं सीएम भूपेश बघेल कहते हैं भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व सभी नेताओं को निपटा रहा है, किसी को भी फिर से टिकट नहीं मिलने वाला है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा जो अंतिम छोर में रहने वाले उनकी हमेशा चिंता की है और हमारा मैनिफेस्टो में ही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी पहली बार ऐसा हो रहा है कि आगामी चुनाव को देखते हुए वो संभाग स्तर के सम्मेलन कर रही है। ये पूरी तरीके से राजनीतिक है और इससे वहां के लोगों को कोई फायदा नहीं होने वाला है। और कांग्रेस समझ चुकी है कि बस्तर, सरगुजा और पूरे छत्तीसगढ़ में उनकी स्थिति बहुत ही नाजुक है, खराब है और उसके चलते वो बस्तर और सभी संभागों में उस संभागीय सम्मेलन कर रही है। तो सबको तो निपटाते जा रहे हैं। 14 लोगों को टिकट भी नहीं मिलने वाली है। नंद कुमार साय जी हमारे तरफ आ गए तो और फिर वो पुराने बस्ते कहाँ हैं? कांग्रेस ने बस्तर से अपने चुनावी अभियान का शंखनाद तो कर दिया है, लेकिन इस बार भाजपा भी कांग्रेस की झोली में सीटें छीनने पूरा जोर लगा रही है। ऐसे में बस्तर की जनता किसका साथ देगी, यह तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल बस्तर में इस वक्त सियासी पारा हाई है। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। चलिए अब बात करते हैं हमारे हनुमान की। आज हम आपको एक ऐसे मंदिर में लेकर चलते हैं जो जिला मुख्यालय की पहचान है। 1980 और 81 में जिस मंदिर की नींव जिन तत्कालीन अधिकारियों ने रखी थी, वो मंदिर आज जिले वासियों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। आइए आपको दर्शन करवाते हैं जिला मुख्यालय बलरामपुर के अंजनी पुत्र हनुमान मंदिर की। जिला मुख्यालय बलरामपुर का हनुमान मंदिर यहाँ काम करने वाले 3 अधिकारियों की बदौलत स्थापित हो पाया है। बताया जाता है कि तत्कालीन MBBS डॉक्टर गोविंद सिंह के साथ सिंचाई विभाग और PWD के अधिकारी ठाकुर बिशन सिंह राणा और दीनबंधु चौबे ने बलरामपुर की जनता को ये मंदिर समर्पित किया। हनुमान मंदिर बलरामपुर जिले के बिल्कुल मुख्य चौराहे चांदो चौक के पास स्थित है। बलरामपुर जिला मुख्यालय का एक बहुत ही पुराना मंदिर है। इसके नाम से बलरामपुर में एक पहचान है, जाना जाता है। और मान्यता ये है कि जहाँ कुछ भी चीज़ वो मांगते हैं तो भगवान पूरा करते हैं। यहाँ से शनिवार मंगलवार को काफ़ी मात्रा में श्रद्धालुओं का भीड़ इकट्ठा होता है। हनुमान मंदिर में स्थापित बजरंगबली की प्रतिमा अपने आप में भक्तों को आकर्षित करती है। यहाँ हर मंगलवार भक्तों की भीड़ उमड़ती है। मंदिर में खास बात ये भी है कि जहाँ पर हनुमान जी का मुख्य द्वार है, उसके ठीक सामने भगवान शंकर जी की प्रतिमा है। यहाँ जो लोग भगवान शंकर के दर्शन करने आते हैं, वे भी बजरंगबली को शीश झुकाना नहीं भूलते। यहाँ के पुजारी कहते हैं कि यहाँ आने वाले भक्त कभी भी खाली हाथ नहीं लौटते। लोग यही के हैं तो हम लोग बचपन से ही यहाँ आ रहे हैं। कैसा मंदिर है और क्या यहाँ पर? बहुत अच्छा, हम लोग बहुत अच्छा लगता है यहाँ के।
अभी हम लोग दुर्गावाणी में गए थे ना, तो हम लोग को बताया गया है कि यहाँ हर हफ्ते यहाँ पे आए हनुमान चालीसा करें। तो हम लोग आते हैं हर हफ्ते, और ऐसे आज मंगलवार है तो आज भी आए। अपना सन 1981 में कुछ अधिकारियों के द्वारा ठाकुर बिशन सिंह राणा, डॉक्टर गोविंद सिंह और दीनबंधु चौबे के द्वारा मंदिर का स्थापना किया गया था, जो कि पहले मंदिर यहाँ पर नहीं था। उसको इस कमी को देखते हुए अधिकारियों ने मंदिर की स्थापना की थी, और इस मंदिर की स्थापना के बाद हमारे दादाजी यहाँ पूजा कर रहे थे, इसके बाद हमारे पापा की, इसके बाद मैं कर रहा हूँ। मतलब कि हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहा है। वैसे तो बलरामपुर जिले में बजरंगबली के कई छोटे छोटे मंदिर हैं, पर बलरामपुर जिला मुख्यालय में स्थित बजरंगबली का मंदिर भक्तों की आस्था का केंद्र है। भक्त यहाँ पूजा करके खुद को धन्य मानते हैं। बलरामपुर से INS 24/7 के लिए घनश्याम सोनी की रिपोर्ट। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।